हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पॉलिटी के मेंस की PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अब हमने पहले वीडियो में देख ही लिया है कि GS2 के अंदर पॉलिटी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट जो है प्ले करती है, क्योंकि पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो GS3 में कहीं ना कहीं जो है काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करती है, वैसे ही GS2 में पॉलिटी का है। पॉलिटी में पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ सम ऑफ द concepts of the static which is directly from your Lakshmikant. The second important part is when it comes to comparative analysis of India's political system and the political system of different countries जैसे US, फ्रांस, ये वाला चीज़ हो गया। और तीसरा हो गया जहाँ पर आपको नॉर्मल एनालिसिस वाली चीज़ों से आता है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रिंसिपल्स के बारे में है। थोड़ा सा देखिए अब यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फलक्रम विच एक्ट्स एज एन असेंशियल चेक अपॉन दी हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स अलाइक। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नाम का कोई एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। कह रहे कि ये फलक्रम की तरह एक्ट करता है जो कि चेक करता है दोनों के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर भी और हाई फंक्शनरीज के ऊपर भी। इन व्यू ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India. A 15 marker question asked in 2025, a very important question I would say. Constitutional morality has been one of the most significant topics of UPSC. बहुत favorite topic रहा है, UPSC ने बार बार इस चीज़ पे सवाल पूछा है। और I think I don't remember clearly, किसी एक साल में तो 2 questions ही constitutional morality पे थे। So it is a very important part. Understand what is constitutional morality. 2 वर्ड से बना है, constitution and morals. अब constitutional morality का क्या मतलब है? जब आप स्ट्रिक्टली एडहेयर करते हो टू द कोर प्रिंसिपल्स एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं हम उसके पीछे पागल हो रहे हैं कि हम उसको प्रॉपर्ली एडहेयर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरा संविधान जिस माइंडसेट से लिखा गया है, जिन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए लिखा गया है, हम बोल सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हमें अपने प्रियम्बल में दिखाई देते हैं, है ना। गाइडिंग लाइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑल्दो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें समझ में आता है कि गाइडिंग लाइट वाली चीज समझ में आती है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? जब हम कोर प्रिंसिपल्स, कोर बेसिक स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, जब उसको एडहेयर करते हैं इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट। कह रहे नेचुरली हमें नहीं आएगा संविधान की तरफ मोरालिटी। बिल्कुल सही बात है। आज भी देश के अंदर जब भी डेमोक्रेसी को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बातचीत होती है, सोशल मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट दिखाई देते हैं, हम हमेशा प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में हाथ में लोगों को संविधान उठाए देखते हैं। या फिर कोई भी चीज अगर इस देश के अंदर चैलेंज की जाती है तो संविधान हाथ में उठाकर की जाती है। लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत नेचुरली हमारे पास आती है? एज अ फीलिंग नहीं आती। नेचुरली हमें मोरालिटी वाली फीलिंग रिलीजियस टेक्स्ट बुक से तो आ सकती है, क्योंकि हम एक हमारा बड़ा ही खराब चीज ये है कि हम धर्म की तरफ जो है वो रिलीजन की तरफ ज्यादा वफादार हैं रादर देन संविधान। वो बहुत ही नेचुरल सी बात है, क्योंकि इमोशन और रैशनैलिटी में इमोशंस का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, जिस वजह से वो जो आई वुड से द लॉयल्टी टुवर्ड्स द रिलीजन इज मच मोर देयर रादर देन संविधान। तो अंबेडकर ने क्लियरली ये चीज बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, नेचुरली इंसान के पास नहीं आएगा। इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। आपको विद टाइम, विद एफर्ट, यू हैव टू कल्टिवेट दैट फीलिंग इन योर सेल्फ कि हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरल रहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज अ फलक्रम देखें। सबसे पहले चेक ऑन हाई फंक्शनरीज। 2 बातें उन्होंने लिखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फंक्शनरीज पर भी और सिटीजन्स पे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट हाई पोस्ट के फंक्शनरीज पर ही चेक है, ऐसा नहीं है। अब देखो कैसे हाई फंक्शनरीज पे चेक रखता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कि लिमिट करता है आर्बिट्री यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, है ना। हमारे यहाँ पर आप, हमें पता है सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जो भी आपकी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जैसे संविधान ने लिखा हुआ है वैसे वैसे ही हम उनकी पावर्स को सेपरेट करते हैं, जिस वजह से जो आर्बिट्री यूज है, जो एक लेवल के बियॉन्ड यूज है एग्जीक्यूटिव पावर का, उसको वो रोकता है। सेकंड है रूल ऑफ लॉ। तीसरा है जुडिशियल रिव्यू। ये बिल्कुल सही है कि जितने भी नए बिल्स पास होते हैं, नया लेजिस्लेशन बनता है, दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी क्या है? एक
चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। इसी वजह से जुडिशियल रिव्यू भी कहीं ना कहीं हाई फंक्शनरीज पे चेक है कि आपका ये मन नहीं है कि आपका जो मन करा आर्बिट्री यूज करके आप जो मन करा जैसा भी बिल आप पास करते हैं या फिर जैसा भी लेजिस्लेशन बना दें। क्यों? सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशरी अपना जजमेंट जरूर सुनाती है। ये एनजैक के केस में भी हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। फोर्थ है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देन देयर इज डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में जवाबदेही बहुत है। एग्जाम्पल है डीसी वाधवा केस, फ्रीक्वेंट प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार अगर आपको लगता है आप ऑर्डिनेंस पास कर देंगे तो फ्रीक्वेंटली अगर आप ऑर्डिनेंस की प्रोमलगेशन करते हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रॉड है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही अलाउड है। आप बार बार मिसयूज करके या लूप होल ढूंढ के ऑर्डिनेंसेस के थ्रू लेजिस्लेशन या बिल्स पास नहीं करा सकते। सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जाम्पल इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का जो केस था 1975 का, उसने 39th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया था टू प्रोटेक्ट द जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि उस टाइम पर ये जो 39th अमेंडमेंट वाली पूरी कंट्रोवर्सी, अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये कोशिश की गई थी कि कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली जो पार्लियामेंट पास करती है उसके ऊपर से जुडिशियल रिव्यू का जो वो है वो हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 39th अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन कर दी गई थी इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण वाली जजमेंट में। अब सिटीजन्स के ऊपर कैसे चेक रखता है? सबसे पहले है इंश्योर पब्लिक मोरालिटी डज नॉट ओवरराइड राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये चीज देखी जाती है कि ऐसा ना हो कि पब्लिक मोरालिटी, जिससे हम कभी कभार सभ्यता का नाम दे देते हैं कि हमारे देश की सभ्यता सोशल फैब्रिक खराब हो जाएगी, या फिर पब्लिक मोरालिटी मतलब कभी कभार बहुत गलत चीजों को, बहुत सारी टैबूज को, बहुत सारी आपकी आई वुड से प्री कंसीव्ड नोशंस को, आपकी पुरानी सोच को भी लोग जो है मोरालिटी का नाम दे देते हैं, है ना। अभी अगर आप जाके ये खाप पंचायत से या फिर छोटे गांव में जहां पर लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ मैरिजेस को लेके प्रॉब्लम होती है, वो लोग उसको भी अगेंस्ट दी मॉरल्स बता देंगे। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंश्योर करती है कि पब्लिक मोरालिटी विच इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि आपने तो अपनी सोच के हिसाब से मॉरल्स डिसाइड कर रखे हैं समाज ने, तो कि भाई ये मॉरल है और ये इमोरल है ना। समाज के अकॉर्डिंग तो किसी से प्यार करना, उससे शादी करना इज इमोरल, है ना वो, क्योंकि आप वहां पर मोरालिटी गिनते हैं कास्ट से, रिलीजन से, एज से। तो ये वाली चीज यहां पर इंश्योर की जाती है कि पब्लिक मोरालिटी एक इंसान के प्राइवेट इंडिविजुअल राइट्स और प्रिविलेजेस और डिग्निटी को हर्ट ना करे। ये नफतेज जौहर वाले केस में हुआ था जिसने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था। सेकंड है इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है और बाइंड करता है कि आप जो है कास्ट, जेंडर वाली जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं उसके अगेंस्ट रहे। तीसरा है टॉलरेंस एंड फ्रेटर्निटी। अगेन ये तो हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है। ये डिस्करेज करता है हेट स्पीच, इनटॉलरेंस और मेजॉरिटेरियन एक्सेसेस। अब देखो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है आई वुड से, बिकॉज ये कितना रियलिटी है और कितना नहीं है हम सबको पता है। भले ही फ्रेटर्निटी और टॉलरेंस एज अ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डिस्करेज करता है हेट स्पीच, लेकिन क्या हमारे पॉलिटिशियंस हेट स्पीच करने से हटते हैं? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कितने भड़काऊ भाषणों का उपयोग किया जाता है, इनटॉलरेंस फैलाई जाती है। और मेजॉरिटेरियन एक्सेसेस आप देख लीजिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब आप लड़ने जाते हैं आप कास्ट पे वोट मांगने चल पड़ते हैं। तो ये वाली चीज, हिंदू वाला चीज भी आपको देखने को मिल रहा है, हिंदू मेजॉरिटेरियन वाली चीजें। तो ये वाला। फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियोटिज्म। एग्जाम्पल है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी देखो क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है एडहेरेंस टू लॉ व्हाइल इनेबलिंग ओपन क्रिटिसिज्म ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या मतलब है कि आप बिल्कुल एडहेयर करेंगे, स्ट्रिक्टली एडहेयर करेंगे टू द लॉज written in the constitution, to the spirit of constitution, to the core principle of the constitution, but yes there's an open स्कोप फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ द अथॉरिटी। आप बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी मांगे, जवाबदेही तय करें, क्रिटिसाइज करें। दैट कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रादर देन आई वुड से मैन्युपुलेटिंग या फिर किसी को आप जो है डाउन दिखाएं, वो वाली चीज नहीं। सेकेंड है नीड फॉर पब्लिक रीजन, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन। ये बहुत जरूरी है कि पब्लिक रैशनैलिटी, सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन। एंड तीसरा है पैरामाउंट रेवरेंस फॉर फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक सवाल इसमें और पूछा गया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को भी बैलेंस करती है। सबसे पहले है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिजर्व करती है कि हमारे यहाँ पर जुडिशियल प्राइमेसी रहे अपॉइंटमेंट में। मतलब यहाँ पर हमारे ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिकल रोल नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी। ये चीज याद रखनी है व्हाइल डिमांडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कोलिजियम रिफॉर्म्स। तो हम एक तरफ बिल्कुल ये इंश्योर कर रहे हैं कि जुडिशरी की ही प्राइमेसी रहे। जब आप जजेस को
अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी और कोलिजियम के रिफॉर्म्स भी डिमांड किए जा सके। सेकंड है जुडिशियल कंडक्ट, इंश्योर करते हैं कि जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव के प्रेशर से फ्री रहे। अब इसके ऊपर भी देखो, दिस इज ऑल्सो डिबेटेबल, हमें नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है जब भी कोई ऐसी जजमेंट आती है विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल इनफ, तो उसके ऊपर ये बातचीत होती है, बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी फॉर करप्शन। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जजेस एग्जीक्यूटिव प्रेशर से फ्री रहें, लेकिन हमेशा स्क्रूटनी के अंडर रहें कि करप्शन ना हो। ये था कि के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 का केस। फिर तीसरी चीज जो इंश्योर करता है दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, साफ बिल्कुल दिखना चाहिए और जवाबदेही। सुभाष अग्रवाल के केस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को भी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर ले आया था। फोर्थ है पीएलआई दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सॉरी ये पीएलआई लिख दिया है मैंने गलती से, यहां पर आएगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक्सपैंड करता है एक्सेस टू जस्टिस फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको लगता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मतलब है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर आपको लगता है कि कोई लेजिस्लेशन गलत पास हुई है, कोई जजमेंट गलत पास हुआ है, कुछ गवर्नमेंट गलत कर रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेस्ट काटने चल पड़ रही है सरकार और मैं PIL फाइल कर दूं कि भाई मेरे तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में, मेरे इसमें तो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू क्लीन एयर टू ब्रीथ भी आता है, तो मैंने क्या किया है, वो सिर्फ मैंने अपने नहीं ही, जहां पर पूरे पेड़ कट रहे हैं पूरी सोसाइटी को हार्म होगा, तो ये क्या होता है, पुअर और मार्जिनलाइज से भी जस्टिस का जो एक्सेस है वो एक्सपैंड कर देता है। अगला है कंटेम्प्ट पावर्स, सिक्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस बट रिक्वायर टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। कंटेम्प्ट पावर्स के अंदर हमने ये इंश्योर किया है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन उसके अंदर क्रिटिसिज्म की टॉलरेंस रहे, अनलेस इट ऑब्स्ट्रक्ट्स जस्टिस डिलीवरी। तब तक क्रिटिसिज्म की टॉलरेंस है, तब तक जब तक जस्टिस डिलीवरी नहीं रुक रही। अगर आपको लग रहा है डिलीवरी ऑफ जस्टिस के अंदर हिंड्रेंस आ रही है, तो आप भूल जाइए कि क्रिटिसिज्म की टॉलरेंस रहेगी। एग्जाम्पल है प्रशांत भूषण केस। Therefore, as Justice D.Y. Chandrachud observed, judicial independence is not a privilege but a responsibility owed to constitution। कह रहे ये इन्होंने बोला था कि जो हमारे यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो एक प्रिविलेज नहीं है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को हम ओ करते हैं कि हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी इज दी चेक्स एंड बैलेंस। अगर जुडिशरी ना हो तो आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा आर्बिट्री यूज ऑफ पावर कर सकता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, हद से ज्यादा। कभी कभार आपको लगता है डिक्टेटोरियल वाला माइंडसेट भी लेजिस्लेचर का दिख सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि पार्लियामेंट में तो हम बैठे हैं, और फिर उसके बाद ये वाला भी चीज आ जाती है कि वी आर तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, अगर लोगों को हमसे प्रॉब्लम होती तो हमें थोड़ी इलेक्ट करके बिठाते। तो आप गलत चीजें जस्टिफाई करते हैं ये बोल के कि भाई हमें तो वोट करके लोगों ने जितवाया है। लोगों ने जितवाया है का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पूरे 4 साल के लिए 5 साल की जितनी भी आपकी टर्म है आप बैठ के कुछ भी पास कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम टू टाइम अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है पब्लिक का रिएक्शन क्या है, और आई वुड से पब्लिक के रिएक्शन या फिर पब्लिक का जो भी माइंडसेट है उसका सेफ्टी का जो एक तरीका है दैट इज जुडिशरी फॉर अस। 2025 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। This is a question for comparative analysis between India and USA with respect to presidential powers of pardon। ठीक है, pardoning powers पे question है, यहाँ पे compare and contrast पूछा है, and are there any limits to it in both the countries? What are the preemptive pardons? 10 मार्क्स का question है। देखो recent past में प्रेसिडेंट बाइडन ने, जब ये तब question आया था, प्रेसिडेंट बाइडन ने ग्रांट की था क्लेमेंसी टू 1500 लोगों को 2024 और 25 में दिखाया। ये चीज हमें दिखती है कि पार्डनिंग पावर्स का एक्टिवली यूज हो रहा है ग्लोबली। ठीक है, इन इंडिया ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 72, और यूएसए में आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास है। अब अगर हम दोनों को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करें, देखो इंडिया और यूएसए, इंडिया में आर्टिकल 72 है, यूएसए आर्टिकल 2 सेक्शन 2 में है। इंडिया में किस किस चीज को लेके पार्डनिंग पावर्स, यूनियन लॉज, कोर्ट मार्शल, डेथ सेंटेंस, और यूएसए में सारे के सारे फेडरल ऑफेंसेस एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। ठीक है, इंडिया के अंदर जो ये पार्डनिंग पावर है इस पे एक्ट किया जाता है ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 74 में, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है, उसको किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्डनिंग पावर्स इंडिया की एक्सटेंसिव हैं, और आर्बिट्री डिसीजंस भी देखे जा सकते हैं, मैलिफाइड भी, लेकिन यूएस में ये पावर लिमिटेड है। ठीक है, इंडिया के अंदर इन पार्डनिंग पावर्स का लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि जो स्टेट वाले ऑफेंसेस हैं वो गवर्नर की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, लेकिन इन यूएसए इसकी जुरिस्डिक्शन बहुत ब्रॉडर है, क्योंकि ये सारे फेडरल क्राइम्स को, ये ऊपर भी मैंने लिखा है कि सारे के सारे फेडरल ऑफेंसेस इंपीचमेंट को छोड़ के सारे पार्डनिंग पावर्स में हैं। उसके बाद
इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्रियल एडवाइस है वो बाइंडिंग है ताकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर हो सके, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे आर सीन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और जो यूएस के अंदर है ये यूनिलेटरली प्रेसिडेंशियल की अथॉरिटी है, कोई कैबिनेट से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। इंडिया में इंपीचमेंट केसेस और स्टेट लेवल क्राइम्स को आप पार्डन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने पूछा था ना कि कोई लिमिटेशन है कि नहीं, हम उसका जवाब भी इसी में दे रहे हैं। यूएस के अंदर आप स्टेट कन्विक्शन और कांग्रेशनल इंपीचमेंट को ओवरराइड नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल है पेरारीवलम रिलीज इन राजीव गांधी असैसिनेशन केस। अब आप देखो ये इसीलिए यहाँ पे लिखा था ऊपर। अब आप देख रहे हैं राजीव गांधी की असैसिनेशन केस वाला जो रिलीज था उसको माफ कर दिया गया था, इसीलिए बोला था कि ऊपर यहाँ पे स्कोप थोड़ा वाइडर है, कभी भी आर्बिट्री डिसीजंस भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर यूएस में ट्रंप ने 237 पार्डन्स किए हैं अपने फाइनल डेज में, अभी तो वो वापस से आ गए हैं टर्म में। इंडिया के अंदर आप पार्डनिंग पावर्स यूज करके फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, वही मोरालिटी वाली बात आ गई, उसे वायलेट नहीं कर सकते। यूएस के अंदर स्टेट फेडरल डिवाइड, जस्ट अ सेकंड क्लास, यूएस के अंदर स्टेट फेडरल डिवाइड प्रिवेंट करता है कि इंटरफेरेंस ना हो स्टेट क्राइम्स में। और जो इंडिया के अंदर आपके पार्डनिंग पावर्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी के प्रोविजंस, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। चले अब देखते हैं प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या है। प्रीएम्प्टिव पार्डन को देखें, इट इज द इशुएंस ऑफ पार्डन टू समवन हु हैज नॉट येट बीन चार्ज्ड विद और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। प्रीएम्प्टिव पार्डन ऐसी पार्डनिंग पावर है जहां पर एक ऐसे इंसान को पार्डन करा जाता है जिसको अभी तक कन्विक्ट भी नहीं किया गया किसी क्राइम के लिए, लेकिन उसको ऐसा देखा जाता है कि ये पोटेंशियल टारगेट है ऑफ लीगल और पॉलिटिकल रेट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली आई वुड से अ सेफ्टी मेजर है। तो आप ऐसे इंसान को पार्डन करते हो जिसको अभी तक कन्विक्ट नहीं किया गया क्राइम के लिए, लेकिन आपको लगता है कि ये पोटेंशियल टारगेट बनेगा लीगल और पॉलिटिकल रेट्रीब्यूशन का। देयरफॉर व्हाइल पावर टू पार्डन इज वाइटल एज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ जस्टिस, बिल्कुल सही बात है कि ये सेफ्टी वॉल्व है जस्टिस का, लेकिन इसको बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हुए, ट्रांसपेरेंट होते हुए और बहुत कॉशियस होते हुए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। ये ना हो कि आप बहुत ही बिजार क्रिमिनल्स को जो है पार्डन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स का कुछ भी बहाना देके या कुछ भी, तो इसका बहुत ही आर्बिट्री, बहुत ही एक्सेसिव खराब यूज भी हो सकता है इस पावर का। इसीलिए सेफ्टी वॉल्व तो है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के, ट्रांसपेरेंट होके, कॉशियस होके इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तक हमने 2 वीडियोस में सिर्फ 2025 के ही सवाल देखे हैं, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी से। डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इलेक्शंस से रिलेटेड है, करप्ट प्रैक्टिसेस पूछ रहा है इसके अंदर की। एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड देयर एसोसिएट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्सेज ऑफ इनकम वुड कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली करप्ट प्रैक्टिस। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला पूछा है आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस आती हैं। फिर उसने पूछा है कि अगर किसी लेजिस्लेटर और उसके एसोसिएट के जो आपस में दोनों के एसेट्स में बहुत ही ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक लेजिस्लेटर हूं, मैंने एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम दिखाया कि मेरी इस सोर्स से मेरी इनकम आती है, लेकिन बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट लेवल पर मेरे या मेरे किसी एसोसिएट के एसेट्स में बहुत ज्यादा राइज दिखाई दे रहा है, तो क्या ये एक अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा कि नहीं, ये सवाल पूछा है, इस पर एनालिसिस पूछा है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बहुत ही प्रॉपरली डिफाइन करता है करप्ट प्रैक्टिसेस का सेट सेक्शन 123 में, और ये बोलता है कि अगर ये करप्ट प्रैक्टिसेस आपको वायलेशन इन चीज की दिखती है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है एज अ कैंडिडेट विच इज इन सेक्शन 8। अब करप्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी आती है, सबसे पहले फॉर ऑब्वियस रीजन दैट इज ब्राइबरी। ब्राइबरी में आप जो है किसी भी तरीके का ग्रेटिफिकेशन ना तो ऑफर कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं। ग्रेटिफिकेशन में पैसा आ गया, जॉब ऑफर कर दिया, कोई बहुत बड़ी कोई गिफ्ट कार वार ऑफर कर दी, ये नहीं कर सकते, ताकि इंड्यूस करना कैंडिडेचर को विड्रॉल और वोटिंग, रेफ्रेनिंग फ्रॉम वोटिंग, या फिर आपको ऐसा लालच देना कि आप वोट ना दें, ठीक है, या वोट दे दें,
ठीक है, या विड्रॉ कर लें, ऐसे किसी भी कारण की वजह से अगर ब्राइबरी दी गई है तो करप्ट प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और लिकर ड्यूरिंग इलेक्शन, इसीलिए आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे चेकिंग पुलिस की बहुत बड़ी होती है कि शराब तो नहीं जा रही इधर उधर, और जबकि ये हमारे देश में होता है कैश और लिकर का, ये बात किसी से छुपी नहीं है। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, इंटरफेयर करना, किसी को थ्रेट देके, किसी को डरा के धमका के, इंड्यूसमेंट, उसको लालच दे के, उसको प्रेशर डाल के इंटरफेयर करके अनड्यू इन्फ्लुएंस करना। एग्जाम्पल थ्रेट ऑफ सोशल बॉयकॉट, क्या आपको सोशली बॉयकॉट कर देंगे, ये भी अभी इस पे भी बहुत सवाल उठे हैं। तीसरा है अपील ऑन आइडेंटिटी ग्राउंड्स, आप जब वोट मांगने निकलते हैं बेस्ड अपॉन योर आइडेंटिटी कि भाई मैं इस धर्म का हूं तो मेरे को वोट दे दो, मैं इस कम्युनिटी का हूं तो मुझे वोट दे दो, मैं इस कास्ट का हूं, इस रिलीजन का हूं, ये अब तो लैंग्वेज पे भी आ गई है ये बात। प्रमोशन ऑफ एनिमिटी, आप जो हैं वोट मांगने के चक्कर में, इलेक्शन जीतने के चक्कर में हेट्रेडनेस नहीं फैला सकते, वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कोर प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ऑफ द फ्रेटर्निटी। तो आप ग्रुप्स के बीच में इलेक्टोरल गेन्स के लिए हेट्रेडनेस नहीं फैला सकते। फ्री कन्वेंस ऑफ वोटर्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप वोटर्स के लिए फ्री ट्रैवल इंश्योर नहीं कर सकते कि भाई आप हमें वोट दे दो, हम तुम्हें घर से लेके पोलिंग बूथ तक फ्री में छोड़ के आएंगे, ले जाएंगे वापस, यू कैन नॉट डू दिस। एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बियॉन्ड लिमिट्स अंडर सेक्शन 77, बूथ कैप्चरिंग करना और रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस का ग्लोरिफिकेशन करना, ये तो मुझे लगता है अब जो प्रेजेंट टाइम्स है ना, ये 8th वाला पॉइंट तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए। रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, आप जो है किसी, फॉर एग्जांपल मैं एक लेजिस्लेटर हूं, मैं किसी छोटे तबके से खड़ी हुई हूं, वहां पर मैं क्या कर रही हूं, पुराने सोच, एक सेक्शन के वोट जीतने के लिए मैं पुरानी जितनी प्रैक्टिसेस हैं, वो सती हो गया, ठीक है, पर्दा हो गया, या जो भी आपको दिखता है, चाइल्ड मैरिज हो गया, इन सबको प्रमोट कर रही हूं, तो ये भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है। दिस पॉइंट इज इवन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स आल्सो, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो उन्होंने दूसरी बात पूछी थी कि अगर लेजिस्लेटर या फिर एसोसिएट की एसिड में डिस्प्रपोर्शनेट राइज दिखता है तो कैसे है ये। देखो 2004 से आरपीए 1951 के अंदर एमपीज के लिए ये नेसेसरी है, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है कि वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज स्पीकर को इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा को वो अपना डिक्लेयर कर दे विद इन 90 डेज ऑफ टेकिंग द सीट। 90 दिन के अंदर अंदर स्पीकर या फिर चेयरमैन को एक एमपी को अपने एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों डिक्लेयर करनी ही होती हैं। अगर देखो एक लोक प्रहारी केस हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मैंडेट दे दिया था कि सिर्फ एसेट और लायबिलिटी नहीं, आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, अपने स्पाउस के सोर्सेज ऑफ इनकम और आपकी इनकम के ऊपर जितने भी डिपेंडेंट्स हैं, मान लो मेरे बच्चे हैं या कुछ भी है, उन सबके सोर्सेज ऑफ इनकम को भी डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमें पता है कि एमपी, सिटिंग एमपीज जो हैं, अपनी बजाय अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने फैमिली स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टीज लेते देते हैं। तो ये वाली चीज भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी कि इनकम के सोर्सेज भी डिस्क्लोज करेंगे आप। तीसरा, अगर ये नॉन डिस्क्लोजर होती है एसेट लायबिलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम की, इसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा अंडर सेक्शन 123 आरपीए 1951। अब अगर लेजिस्लेटर के एसेट्स में डिस्प्रोपोर्शनेट राइज दिखता है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ इनकम, ये भी मैटर ऑफ करप्शन है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये चीज आप याद रखेंगे, यही चीज उन्होंने पूछी थी, इसका जवाब दे दिया गया है। देयरफॉर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस इंश्योर, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है करप्ट प्रैक्टिसेस को लेके, ये इंश्योर करता है तीन ट्रिनिटी, किस किस चीज की, एथिक्स इंश्योर हो, अकाउंटेबिलिटी हो और फेयरनेस ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस हो। ये तीन चीजों पर इस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये थे आज के 3 सवाल। वी विल मीट इन योर नेक्स्ट सेशन विद अनदर पॉलिटी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।